नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। महुआ मोइत्रा को लेकर आज संसद में हंगामा हो गया। आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और दोनों लोग पांव पटकते हुए निकले हैं जांच कमेटी की बैठक के बाहर। जांच समिति क्या, अनुशासन समिति है संसद की, और जब वो बाहर निकलते हैं तो उसके वीडियो आते हैं। लेकिन खबर इस वीडियो में नहीं है। इस वीडियो में वो आरोप प्रत्यारोप हैं जिनके आधार पर ये जो जांच का सिलसिला था ये रुका है। लेकिन इसके पीछे की असली कहानी और है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूं। पहले आज के घटनाक्रम को जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज संसद में अनुशासन समिति ने पेशी के लिए महुआ मोइत्रा को बुलाया था। वो सुबह सुबह गई 3 बैग लेकर और वहां सामने पेश हुई। अनुशासन समिति संसद की एक स्थायी समिति है जिसमें सभी पक्षों के कुछ लोग शामिल किए जाते हैं, जो इस बीच में कहीं पे कोई भी अगर मामला ऐसा है जिसमें किसी सदस्य का कंडक्ट सही नहीं माना जाए तो उसकी जांच करती है। आपको पता है कि महुआ मोइत्रा पे आरोप लगे थे कि उन्होंने अपने जो संसद में सवाल पूछे हैं उन सवालों को किसी और से लेकर पूछा है। मामले की आज जांच उनके बॉयफ्रेंड से शुरू होती है जिसके साथ एक कुत्ते को लेकर झगड़ा है। वो बॉयफ्रेंड दिल्ली के सोशलाइट और बीजेपी के सांसद, और सांसद भी गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को अप्रोच करता है और निशिकांत दुबे इस मामले को उछालते हैं और उसके बाद स्पीकर को शिकायत करते हैं, जिसके आधार पर यह जांच शुरू होती है। अब जिन्होंने आरोप लगाया है इन निशिकांत दुबे की पत्नी पर पहले आरोप लग चुका है कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने लोगों से धमकाकर लिए, और उसमें भी आरोप यही था कि वो सांसद की हैसियत के तौर पे कुछ मामला था जिसके बाकायदा एफआईआर रजिस्टर हुई थी और पूरा वाइट सारे मीडिया में खबर छपी है। एफआईआर, उस एफआईआर में क्या हुआ अभी तक पता नहीं चल पाया। मैंने कई दिन हो गए ट्वीट किया था, पूछा था भैया किसी को पता हो तो बता दीजिए, पता नहीं चला है। इन्हीं निशिकांत दुबे का मैंने आपको एक और वीडियो बता के बताया था, हालांकि आज महुआ पे वीडियो, लेकिन ये जानते चले तो ठीक रहेगा। बताया था कि किस तरह से करीब 19 करोड़ रुपए की जमीन की रजिस्ट्री 3 करोड़ में करा ली और 16 करोड़ रुपए काला धन हो गए थे। बाद में किसी ने शिकायत की, वो रजिस्ट्री कैंसिल की गई। उसके बाद में वो भी निशिकांत दुबे की श्रीमती जी जो हैं, उन अनामिका गौतम उनका नाम है, और उनके नाम से वो रजिस्ट्री भी थी। बहरहाल करोड़ों में खेलने वाले सांसद हैं, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा। तो इन्होंने इस मामले को, चूंकि ये दिल्ली की जो हायर एलीट क्लास है ना, जिसको कहते हैं लुटियन क्लब, उसके लोग हैं और इनके आपस में बहुत सारी चीजें, पेज 3 पार्टियों में शामिल होना, इसके अलावा अलग अलग जगहों पर बहुत सारी चीजें हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया है, कारोबार हैं, दूसरी चीजें। खैर, तो इन्होंने आरोप लगाया था महुआ मोइत्रा पे। तो महुआ मोइत्रा जो है, उनको जब आज वो अपीयर हुई कमेटी के सामने तो वहां से गुस्से में विपक्ष के सांसद बाहर निकले। उसके बाद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया। तो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि उनसे पूछा गया कि वो रात को देर तक अपने बॉयफ्रेंड से क्या बात करती थी। यह आरोप महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके लगाया और इसलिए वो कमेटी से उन्होंने वॉकआउट किया। अब ये झूठा आरोप भी हो सकता है। आमतौर पे लोग अपनी जांच से बचने के लिए या दूसरी चीज से या सामने वाले को या डिटेल करने के लिए चीजों को आरोप लगा देते हैं। लेकिन एक वीडियो अगर आप देखें, जब जांच कमेटी से गुस्से में बाहर आ रहे हैं सारे सांसद, वो सांसद जो दूसरी पार्टियों के सांसद हैं और वो जांच कमेटी के रवैये से नाराज हैं, तो जब वो बाहर आ रहे हैं तो वो गुस्से में भी यही बात कह रहे हैं कि ये बेहद निजी और अनर्गल सवाल पूछे जा रहे थे, जैसे कि रात को आप किससे बात करती थी। तो इसके आधार पर लगता है कि जब आदमी एकदम गुस्से में अचानक कुछ बोल रहा है तो फिर वो बातचीतों का मिलान हो रहा है, जो महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया और इधर जो है आपके दानिश अली जो हैं वो जो कह रहे हैं। तो आप एक छोटा सा हिस्सा वो सुन लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
समझता होगा कि हमारा एमपी चला जाएगा, इसका उसको औकात बता देंगे। आप क्या पूछ रहे हो? अब अब ये जो जांच कमेटी है ना, इसका रवैया ये कहा जा रहा है कि वो फेयर नहीं है, पक्षपातपूर्ण है, भेदभावपूर्ण है, ये कहा जा रहा है। लेकिन जब आप ये कहते हैं पक्षपातपूर्ण है, तो कुछ ना कुछ आपको आपकी चीजों से दिखना चाहिए ना। इनका कहना है कि वो आलतू फालतू सवाल पूछ रहे हैं, निजी जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका जांच से कोई लेना देना नहीं है। और सही बात है कि वो रात को किससे कितनी देर बात करती थी, ये सवाल पूछना इस मामले में कम से कम बनता नहीं है। इसके अलावा जब इसकी पुष्टि, खैर जो कमेटी है उसका रवैया भेदभावपूर्ण है या वो पहले से ही अपने कुछ विचार बना के बैठी है, इसको अगर समझना है तो कमेटी के चेयरमैन भी जब बाहर आए और उन्होंने प्रेस को जो बयान दिया उसको सुन लीजिए। कमेटी द्वारा इस जांच का उद्देश्य था कि जो महुआ मेहत्रा के द्वारा जो अनैतिक आचरण का किया गया है, जो उनके ऊपर अनैतिक आचरण का आरोप है, उसकी विस्तृत तो गहन जांच करना। महुआ मेहत्रा के द्वारा उसमें सहयोग करने के बजाय क्रोध से क्रोधित होके कमेटी के ऊपर, कमेटी के चेयरमैन के ऊपर शब्दों का प्रयोग करते हुए क्रोध में और बहुत ही अनएथिकल बात करते हुए कमेटी पे आरोप लगाने का प्रयास किया। जो उसके सवाल थे उस सवाल से बचने के लिए उन्होंने इस पूरे विषय को वॉकआउट करने का काम। 2-3 शब्द चुन लीजिए, उसमें वो साफ साफ ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि वो पहले से मान के चल रहे हैं कि महुआ मोइत्रा दोषी हैं, और वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इनके अनैतिक आचरण, इन्होंने जो अनैतिक आचरण किया है ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि आप जांच कमेटी के चेयरमैन हैं, आपको बोलना चाहिए कि हमारे पास ऐसी ऐसी शिकायतें आई थी जिसमें ये कहा गया था, उसकी पूछताछ करने के लिए हमको बुलाया था। उसकी जगह आप कह रहे हैं कि इनके जो अनैतिक आचरण है। इससे पता चलता है कि ये जांच कमेटी पहले से तय करके बैठी है, इसके दिमाग में पहले से भरा हुआ है कि महुआ मोइत्रा दोषी है, तो फिर जांच का नाटक क्यों। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आती है। निशिकांत दुबे की प्रतिक्रिया आती है, उसमें वो कहते हैं कि जांच कमेटी का चेयरमैन एक खास जाति का है और इसलिए ये लोग जो है उसकी उस जाति से चिढ़ते हैं और इसलिए इन्होंने हंगामा किया। लेकिन इतने से मेरे जैसा आदमी पूरी तस्वीर नहीं देख पाता है। असल तस्वीर दिखती है भारतीय जनता पार्टी के बयान से। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि महुआ मोइत्रा जो सवाल पूछ रही थी वो जॉर्ज सोरोस के कहने पर पूछ रही थी। घूम फिर के पार्टी वहीं पर आ रही है जहां पर उसे जाना है, जो उसका एजेंडा है, और वो है अडानी के लिए देश में क्लीन चिट का वातावरण पैदा करना। जॉर्ज सोरोस ने खुलकर अडानी के बारे में कई गंभीर बातें कही थी, और जिन संस्थाओं ने अडानी के खुलासे किए, जैसे ओसीसीआरपी वगैरह है, वो उन सैकड़ों हजारों संस्थाओं में से है जिनको जॉर्ज सोरोस डोनेशन देते हैं, तो उसको भी देते हैं। तो अगर आप ये कहें कि साजिश हो रही है अडानी के खिलाफ और बार बार कहें कि जॉर्ज सोरोस इसके पीछे हैं, अब वो भारत का नागरिक तो है नहीं जो मानहानि का मुकदमा कर दे तो आपको कोर्ट में बुला ले, और कहें कि जॉर्ज सोरोस इसके पीछे हैं, और फिर वो कभी कहते हैं जॉर्ज सोरोस राहुल गांधी के साथ भी हैं, इसके साथ भी हैं, उसके साथ भी हैं। तो जितने लोगों को घेरा जा रहा है उनको एक बार देखें। उन लोगों के साथ में जो कॉमन फैक्टर है वो कॉमन फैक्टर है अडानी, और सभी लोगों पे घुमा फिरा के जॉर्ज सोरोस से मदद लेने के आरोप लग रहे हैं। जॉर्ज सोरोस से मदद लेने के आरोप भी लग रहे हैं, और आप अंदाजा लगाइए कि अडानी के ऊपर जो लोग भी हमले कर रहे हैं उन सब लोगों के ऊपर एक संदेह गढ़ा जा रहा है। इसने अडानी की पोल खोली, तूने पोल खोली, ये तो उनसे मिला हुआ है जी। इसने पोल खोली, ये उनसे मिला हुआ है जी। क्या कह रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
उसके बयान में तथ्य क्या है, ओसीसीआरपी की रिपोर्ट क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी जांच करानी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ओसीसीआरपी जो आरोप लगा रही है, या दुनिया भर के अखबारों ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने जो आरोप लगाए हैं, जो हिंडनबर्ग खुलासा हुआ है अडानी का, वो तो बहुत ज्यादा गंभीर आरोप है उसके मुकाबले जो बाकी लोगों पे लग रहे हैं, जिनको आप उठा उठा के जेल में डाल रहे हैं। भाई, महुआ मोइत्रा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो एक आदमी ने चिट्ठी लिख दी है, ना तो कभी सब्सटेंशियल आदेश आरोप है वगैरह वगैरह। अब आते हैं इस जांच की महुआ मोइत्रा की मेरिट पे, और उसके बाद समझेंगे जॉर्ज सोरोस के खेल क्या है। पहले ये समझ लीजिए कि एप्पल के जो लीकेज होती है, जासूसी की जो लिस्ट आती है, उसमें भी बड़ी संख्या वाले नाम हैं जो अडानी पे उंगली उठाते हैं। यानी अडानी के ऊपर सवाल उठाने वाले क्यों अटैक किए जा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। और उन सब लोगों के अपनी साख को संदिग्ध बनाया जा रहा है, ताकि हम ये कह सकें इससे इसका खुद का ही कैरेक्टर खराब है, इसका तो खुद ही मामला गड़बड़ है। ये क्या, ये किस मुंह से बोलेगा? सूप तो सूप, छलनी बोले जिसमें 100 छेद। सबको छलनी घोषित कर दो ताकि अडानी जी को बचाया जा सके। अब ये सवाल तो भूल ही जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, किस आदमी के पैसे वो लगाते थे दोनों, चीनी और अरबी भाई। तो अब जो जांच की मेरिट आ रही है वो ये आ रही है कि महुआ मोइत्रा के संसद का जो लॉगिन है वो किसी बिजनेसमैन के पास था। उस बिजनेसमैन का नाम है नंदानी। हीरानंदानी महुआ मोइत्रा को तरह तरह के सवाल, जानकारियां दिया करता था जिससे अडानी की पोल खुल सके। वो इसलिए जानकारियां दिया करता था क्योंकि उसकी बिजनेस की रंजिश है। लेकिन क्या इस लॉगिन के जरिए उसने सवाल संसद में रखे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि महुआ मोइत्रा का कहना यह है कि मैंने, हीरानंदानी मेरा दोस्त था, तो जब मुझे कुछ टाइपिंग साइपिंग में मदद चाहिए होती थी तो मैं सोचती थी कि ये एक क्रेडिबल आदमी है, इसके हिसाब से टाइप करा दूंगी। और अगर उसने कुछ अपलोड कर भी दिया संसद की साइट पे, पब्लिक में तो नहीं जा रहा है ना, वो जो कुछ है महुआ मोइत्रा की तरफ से भरा गया एक फॉर्म है कि श्रीमान अध्यक्ष महोदय, मैं ये सवाल संसद में पूछना चाहती हूं, बस यही है जो डाला जाता था उसके अंदर महुआ मोइत्रा की तरफ से। और वो सवाल महुआ मोइत्रा की मर्जी के बगैर अपलोड हो नहीं सकता था, क्योंकि वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। यानी महुआ मोइत्रा के पास एक ओटीपी आता है, तो वहां से जब आदमी कुछ अपलोड करता होगा, महुआ मोइत्रा उसको ओटीपी देती होंगी, वो ओटीपी डालता होगा, तब जाके वो सवाल सबमिट कर पाता होगा। अब बड़ा मसला ये आ गया, क्या सांसद बाहर से किसी से लॉगिन करा के संसद में अपने सवाल सबमिट करा सकता है? तो ईमानदारी की बात यह है, कसम राम की खाते हैं कह के कोई बोल के बता दे, भारत के कितने सांसद इतने काबिल हैं कि संसद के क्रेडेंशियल में खुद ही लॉगिन कर लें, खुद ही सवाल अपलोड कर दें? कितने सांसद हैं? सब लोग कहीं ना कहीं तो पंचायत में कोई भाषण दे रहा है, कोई कहीं दे रहा है। 18 घंटे वाले 18 घंटे तो प्रचार में ही खत्म कर देते हैं, चुनाव प्रचार में, उद्घाटन में, समापन में। तो सारे के सारे नेता जो हैं वो अपने काम किसी ना किसी से कराते हैं। इनका कहना है कि हम भी उस वक्त चुनाव प्रचार में थे इसलिए हमने करा लिया। दूसरी तरफ से अलग अलग जगहों पे इसी तरह की बातें हो रही हैं। तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री हैं, मैं कह रहा हूं कि उनको बोल दिया जाए कि भैया अपना लॉगिन कर लो, तो कर ही नहीं पाएंगे वो। और आप सब जानते हैं हमारे सबके आसपास जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं। तो क्या कौन कौन बाहर से डलवाता है इसकी पूरी जांच हो जाएगी क्या? एथिक्स कमेटी कर लेगी? कर ले तो पता चल जाए कितना % लोग ऐसा करते हैं। लेकिन नाम आएगा महुआ मोइत्रा का। महुआ मोइत्रा का क्यों आएगा? क्योंकि महुआ मोइत्रा के ऊपर अगर दाग लगता है, महुआ मोइत्रा अगर बदनाम होती है, महुआ मोइत्रा की ने जो सवाल उठाए हैं जिनके कारण हिल गए अडानी सेठ, वो सवाल उठाने के पीछे की नीयत पे अगर संदेह खड़ा कर दिया जाता है तो अडानी सेठ की छवि बचाई जा सकती है। ये हर तरफ खेल चल रहा है। राहुल गांधी के केस में भी चल रहा है,
चिदंबरम के केस में भी चल रहा है, जो केजरीवाल, और वो सारी चीजें आप अगर देखें तो अब देखिए एप्पल वाला जो वार्निंग आई है उसमें किन लोगों के नाम है? किसी और के नाम है क्या? नहीं है। उसमें नाम सारे के सारे उन लोगों के हैं जो कि अडानी पर सवाल उठाने वाले हैं। सारे के सारे नहीं, लेकिन बड़ी संख्या में से लोगों के नाम है। खैर, अब हम समझें कि जॉर्ज सोरोस कौन है, यह समझना जरूरी है। जॉर्ज सोरोस एक बहुत अमीर आदमी है, लेकिन अमीर आदमी से भी ज्यादा वो पैसे के मामले में मास्टर मैनिपुलेटर कहा जाता है, और वो चलाता है एक हेज फंड। हेज फंड मैं बता चुका हूं पहले अपने वीडियोस में, फिर भी आप भूल गए होंगे, और जो लोग नए उनको भी बता दूं। हेज फंड ऐसे फंड होते हैं जिनके अंदर मैं आप छोटे मोटे 100-50 करोड़ वाले पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये हजारों करोड़ वालों का ही इन्वेस्टमेंट। फिर फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड आप खरीदते हैं ना, ऐसे ही एक हेज फंड होता है। उसमें बड़े बड़े उद्योगपति जॉर्ज सोरोस को पैसा देके रखते हैं, लो भाई 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़। और जॉर्ज सोरोस का ये रिकॉर्ड है कि 40 साल से उसने हर साल 2, 4, 5, 10% नहीं, 20% का रिटर्न दिया है। 40 साल से दे रहा है वो। तो जितने लोग हैं बड़े बड़े जिनका हजारों करोड़ रुपए हैं, वो जॉर्ज सोरोस को दे देते हैं। जॉर्ज दादा लगा दो पैसा। उधर जॉर्ज सोरोस उस पैसे पे उनको 20% जल देता है, यानी कि 5 साल में, 5 साल से भी कम में दुगना। ये है 3.5 साल में पैसे दुगने कर देता है जॉर्ज सोरोस। ये इस आदमी की ताकत है। अब ये करता कैसे है? ये बाजार से खेलता है, ये देशों से खेलता है। जॉर्ज सोरोस के नाम से बीजेपी इसलिए बार बार कांप रही है और बार बार जॉर्ज सोरोस के साथ में दूसरों का नाम जोड़ रही है, क्योंकि जॉर्ज सोरोस की इमेज दुनिया के एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पे है, जो ब्रेन गेम खेलता है, कानून के दायरे में खेलता है और दुनिया को उठा के पटक देता है। मैंने आपको बताया था कि कैसे उसने पूरा पाउंड वाला मामला, जो ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट किया। अब शॉर्ट कैसे करते हैं? जैसे कि हिंडनबर्ग ने किया। अब हिंडनबर्ग ने कैसे किया? मान लीजिए ये मेरा मोबाइल फोन 200 रुपए का है। 200 रुपए का मोबाइल फोन आपने मुझसे खरीदने का सौदा कर लिया, मुझे 10 रुपए एडवांस दिए और इस मोबाइल फोन को कहा कि शाम तक आपकी पेमेंट हो जाएगी। मैंने आपको दे दिया। आपने क्या किया? इस मोबाइल फोन को आगे बेच दिया। बेचने के बाद में आपने बाजार को गिरा दिया और इस मोबाइल फोन की कीमत 40 रुपए कर दी, 30 रुपए कर दी, और 30 रुपए में खरीद के वही मोबाइल फोन मुझे लौटा दिया। तो हर लगे ना फिटकरी रंग चोखा है। तो चीजों को महंगे दाम पे खरीदना और बेच देना, उसके बाद दाम गिराने के बाद में सस्ते में खरीद के वही चीज वापस कर देना, ये होता है शॉर्ट करना। तो शेयर में ये बहुत होता है। शेयर बाजार में क्या होता है कि आपको 3:30 बजे विंडो क्लोज होता है, तो तब तक का समय होता है। आपने सुबह कुछ खरीदा और आपको पता है कि बाजार गिरने वाला है और आपने खरीद लिया, और शाम तक के लिए उसके 10 शेयर आपको उधार हैं, और आपने क्या किया कि इस बीच में दाम गिर गया, उसका शेयर लौटा दिया। इस तरह से बहुत होता है। खैर, तो इसने क्या किया कि ब्रिटिश पाउंड, अब ब्रिटेन जो था वो ब्रेग्जिट हो रहा था, उसके बाद में क्या हुआ कि यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा थी वो उसने अपनी मुद्रा का दाम गिराना कम कर दिया। ब्रिटेन का अपना घमंड था कि हम तो नहीं गिराएंगे, नहीं गिराएंगे, नहीं गिराएंगे, हमारा पाउंड तो इतने का ही रहेगा। बना रहा ब्रिटेन, अड़ा रहा। जॉर्ज सोरोस समझ गया कि भाई साहब मार्केट तो मार्केट के हिसाब से चलता, तुम कब तक रोक के रखोगे। तो उसने बहुत सारे पाउंड का इसी तरह से शॉर्ट किया, और जैसे ही पाउंड गिरे उसने दबा के खरीदारी कर ली, और इस तरह से 1 महीने में उसने 1.5 बिलियन बना लिए, बल्कि 2.5 बिलियन बनाए। पहले 1 बिलियन पाउंड का प्रॉफिट किया, उसके बाद में 1 महीने में 1.5 बिलियन और बनाए, यानी 2.5 अरब रुपए उसने ब्रिटेन की मुद्रा के गिरने को लेकर बनाए। और ये मुद्रा अपने आप नहीं गिरी, इसमें गिराने में भी जॉर्ज सोरोस ने अपना खेल किया। इस तरह के अलग अलग काम करता था। मैंने आपको बताया कि इसी तरह से 1997 में जॉर्ज सोरोस ने थाईलैंड की इकोनॉमी को गिरा दिया, जापान के येन के साथ भी यही खेल किया। ये सब करने से वो बहुत सारे पैसे बनाता है।
लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं एक दर्द है। उसके पास पैसा बहुत है, अमीरों से पैसा लूटता है। अगर आप उससे अर्थशास्त्र की दुनिया का, बिजनेस की दुनिया का अगर रॉबिन हुड कहें तो वो भी गलत नहीं होगा। सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को गिरा के, पूंजीपतियों को गिरा के, सरकारों को गिरा के पैसे बनाता है और उस पैसे का अपनी इमोशनल चीजों पे खर्चा करता है। इमोशनल चीजें क्या है? उस आदमी ने एक संस्था बनाई है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। अब तक 30 अरब डॉलर वो आदमी चैरिटी में खर्च कर चुका है। सारा पैसा चैरिटी में, 15 अरब डॉलर तो उसने अपनी चैरिटी के हिसाब से लगाया है। अब जो चैरिटी है वो अपने कंट्रोल में रखता है, अपने हिसाब से खर्चा करता है, किसको देनी है किस नहीं देनी है। और अडानी ने भी 60,000 करोड़ रुपए देने का कुछ उनको प्रॉमिस किया था। इसी तरह से चैरिटी करने वाले बहुत लोग हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन को वो देते हैं, पॉलिटिकल फंडिंग करते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में करते हैं, हेल्थ केयर में करते हैं, मीडिया संस्थानों को करते हैं, यानी सबको वो फंडिंग करते हैं। सबकी विचारधारा होती है, उनकी भी विचारधारा है और वो विचारधारा उनके बचपन के कड़वे अनुभवों से गुजरी है। वो लगातार किसी भी पार्टी के खिलाफ, जिसकी नीति उनको ठीक नहीं लगती, वो आदमी खुल के खड़ा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खुल के खड़ा हो गया, हरा के दम लिया। मोदी जी के खिलाफ भी खुल के उसने बयान दिया है। इसलिए ये कह रहे हैं कि भैया ये उससे मिल गए, इससे मिल गए। वो दरअसल एक ऐसा यहूदी है जो हंगरी का रहने वाला था और नाजी अटैक के बाद उसको अपनी मातृभूमि छोड़नी पड़ी थी, हंगरी छोड़ना पड़ा था, वहां से भागा और अब हालत यह है कि हंगरी में उसके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। जो हंगरी के विक्टर ओरबान हैं, वहां के राष्ट्रपति, वहां पर बाकायदा एंटी सोरोस एक्ट लाया गया और यह कहा गया है कि ये जो महान ईसाई विरासत के नाम पे हंगरी को समर्थन नहीं करते हैं, जो मुसलमान और दूसरे लोग हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको भी समान अधिकार दिलाने की बात करते हैं, इसलिए इस आदमी से बचो। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग बड़े बड़े अच्छे संस्थानों में होती है। जैसे पूरी दुनिया में किसी कहीं पे भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल खड़ा होता है, जॉर्ज सोरोस उसको भी पैसे देते हैं। इसके साथ साथ अमर सेन से जुड़ी हुई संस्था नमति, उसको पैसे देते हैं। हंगरी में मैंने आपको बताया स्टॉप सोरोस लॉ आ चुका है और वहां पर भी वो अपने तरह तरह के मदद के प्रोग्राम चलाते हैं। अब विक्टर ओरबान जो है हंगरी का, वो नाजीवादी माना जाता है, इसलिए वो छुड़ता है। रूस, जापान, टर्की, चीन, सब जगह ये आदमी फंडिंग करता है। राहुल गांधी का नाम सोरोस से इसलिए जोड़ दिया जाता है कि सलिल शेट्टी नाम का एक आदमी है, वो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ जाते हुए देखा गया और वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन में वाइस प्रेसिडेंट की नौकरी करता है और सोरोस इसकी फंडिंग करता है। तो कुल मिला के सोरोस को लेकर इसलिए दुनिया कांपती है कि इस यहूदी का दिमाग, चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। हमास का दिमाग इस बार चाचा चौधरी से भी तेज चला था और सोरोस का दिमाग 10-20 हमास से भी तेज चलता है। तो ये कुल मिला के सोरोस को जो इतना बड़ा खतरनाक जिसकी इमेज है, उस आदमी के साथ में अगर उन सब लोगों के नाम जोड़ दोगे जो अडानी की पोल खोल रहे हैं और कहोगे कि ये सब जॉर्ज सोरोस के एजेंट हैं, ये सब लोग अडानी को बदनाम करने के लिए एक इंटरनेशनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो आपके मन में आएगा यार अडानी तो भला आदमी है बेचारा, भारत का उद्योगपति है, उसको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो अडानी को बचाना है, इसलिए पूरे आईटी सेल को, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इस काम में कूदाना है। यह 1 पॉइंट प्रोग्राम है। तो अब आप समझेंगे कि जो महुआ मोइत्रा से पूछा गया रात को किसको फोन करती हो, उसका मतलब ही नहीं है। मतलब यह है कि ये जांच अगर शांति से हो जाएगी तो दूध का दूध, पानी का वो पानी हो जाएगा। फिर तो आप देखोगे सारे के सारे सांसद लॉगिन करवाने किसी और से, तो महुआ मोइत्रा को कैसे लपेटोगे?
अब आपने तो कह दिया कि पैसे लेके इन्होंने किया है, सवाल पूछती थी, तो भैया पैसे की चेन तो बतानी पड़ेगी, पैसा कहां से कहां गया। जैसे मनीष सिसोदिया के मामले में कह दिया आपने, वो कह रहे हैं बताओ चेन कहां है, पैसा कैसे ट्रेवल हुआ। भाई पैसा अगर मुझे मिला तो मेरे को आलू ने दिया, आलू को कचालू ने दिया, कचालू को भालू ने दिया, तो पता चलेगा कि भालू ने मेरे पास पैसे पहुंचाए। अब मेरे पास पैसे आए तो एक चेन होनी चाहिए, वो नहीं है। तो यहां पर भी जब आप कहोगे कैश फॉर क्वेश्चन, तो चेन होनी चाहिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी जांच पड़ेगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो लटका दो। कैसे लटका दो? ज्ञानवापी को जैसे लटका दिया है। एक दिन में चेक किया जा सकता था कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है, लेकिन लटकता जाएगा, तारीख पे तारीख होगी और राजनीति पे राजनीति होगी। जितना लटकेगा उतनी राजनीति होगी। तो अभी ये जो मामला है कुल मिला के इसका निचोड़ ये निकल रहा है कि इसका मकसद महुआ मोइत्रा को दोषी निर्दोष से नहीं है। महुआ मोइत्रा की बस इमेज खराब हो जाए, इतना काफी है। हमारी वजह से जो करती है करे, क्योंकि उसकी इमेज खराब होगी। उसने सबसे ज्यादा अडानी पे सवाल उठाए हैं, तो इसकी नीयत खराब है, उसने खराब नीयत से सवाल उठाए, इसलिए अडानी सेठ वो 22-24 कैरेट कितना भी होता है उतने सोने जितना खरा है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आपको पूरा खेल समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं कि इस चैनल के साथ आप मजबूती से खड़े होंगे और आपकी मजबूती इस चैनल को मजबूत बनाने में बहुत काम आने वाली है। अपने 10-10 दोस्तों को भी अगर सब्सक्राइब करा देंगे तो हम खुद भी एक बड़ी ताकत बन जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।